आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ने 1999 से जो हमारे साथ किया है। देखिए, एक चीज आप एक समझिए कि पाकिस्तान कभी सामने से युद्ध नहीं कर सकता, वो हारेगा, हमेशा हारा है। नामुमकिन से वॉर जो लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, वो तक हरा दिया कारगिल। तो पाकिस्तान उतना केपेबल है ही नहीं, बहुत मुश्किल है। इंडियन की जो फौज है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, हद से ज्यादा। आप ये देख सकते हैं, सबसे पहला ये भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट, और हम इन सब पे बात करेंगे। 1947 में पहला इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, उसमें भी हमने तगड़े तरीके से पाकिस्तान को खदेड़ दिया। सेकेंड कश्मीर वॉर हुआ, हमने एलओसी क्लॉज कर दी, लाहौर तक हम चले गए, गया पाकिस्तान। इसमें तो खैर एक देशी बन गया, पाकिस्तान की सेना को ही हमने बंदी बना लिया। 90,000 सैनिक। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमने बहुत अच्छा सलूक किया था पाकिस्तानी के सैनिकों के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के साथ कैसा सलूक किया बताऊंगा आगे। 1972 शिमला एग्रीमेंट, लाइन ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश हुई, एलओसी। ये बहुत कमाल का, एक्चुअली जो कारगिल वॉर था ना, वो इसी के ही बदले के लिए था। ये जो सियाचिन हमने ऑपरेशन मेघदूत और उसके बाद ऑपरेशन राजीव, बाना टॉप, सियाचिन जो है वो हमने अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है ना। 1999 कारगिल वॉर जो नामुमकिन सा था, वो तक हमने पाकिस्तान को हरा दिया था। पाकिस्तान ने अपनी सोल्जर्स को, अपने सैनिकों को लेने से इनकार कर दिया था। कारगिल वॉर पे भी भाई 26 जुलाई आ रहा है, तो कारगिल वॉर पे मैं एक स्पेशल सेशन करूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको लग रहा है तो मैं 110% एक पूरी फुल फ्लेजेड स्टोरी कारगिल पे बनाऊंगा, 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर। इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। अब उसके बाद देखिए 1999 के बाद पाकिस्तान को पता चल गया हम डायरेक्ट अटैक तो भूल जाओ, है ना। बहुत ही एकदम कहते ना कमर तोड़ दी गई थी यहां पे पाकिस्तान की। फिर उसके बाद 2001 से लेकर ये वाले जितने भी अटैक है ना, ये आतंकवादी अटैक है। इससे पहले भी भारत में हो रहे थे, लेकिन ये वाले 2000 के बाद से 2009 तक, 8 तक, स्पेशली 26/11 तक काफी ज्यादा ये हमले हुए हैं। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। हमारा लक्ष्य बैच 1 साल का 10,000 का, वो आप जरूर ज्वाइन करें। यूपीएससी चाहे पीसीएस, हर एक चीज आपको, मतलब ये जो एग्जाम्स है वो आपको बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हो। और जो हमने आंसर राइटिंग का कोर्स चलाया उसके ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो गई हैं। 600 रुपए का ये कोर्स है मात्र, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। इसमें हम बताएंगे कि आंसर कैसे लिखना है, कंसेप्ट। तो कारगिल वॉर की अगर बात करते हैं तो आसानी से इंडियन आर्मी ने जीत लिया था। 26 जुलाई को हम विजय दिवस बनाते हैं, ऑपरेशन विजय हमने लॉन्च किया था। लगभग 11 हफ्ते तक, 2 महीने तक, देखिए मई तक हमको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया था। जो नचिकेता हैं वो उनको जब पकड़ा था पाकिस्तान ने, फिर हमको लौटाया। अजय आहूजा किस तरीके से उनको यातनाएं देकर मतलब मारा गया। ये बहुत ही, एक कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारे सोल्जर्स के साथ हमला किया, अटैक वो किया है ना, सलूक किया है, वो बहुत ही एक अमानवीय चीज है। मतलब ये दिखाता है कि पाकिस्तान की जो फौज है ना, वो अनपढ़ गंवारों से भरी हुई है, ठीक है। उसमें कुछ लोग ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग बेकार हैं, है ना, जिनको कोई रूल्स पता नहीं, कुछ नहीं पता। पाकिस्तान ने अपनी फौज को लेने से मना कर दिया था। जब कारगिल वॉर खत्म हुआ, लाज कहता कि हमारी फौज क्या ही नहीं, भारतीय आर्मी ने उनका क्रियाक्रम किया, इंडियन आर्मी ने उनका क्रियाक्रम किया। ये हिसाब किताब है। सोल्जर्स हमारे 527 वीर गति को प्राप्त हुए, और जो सोल्जर्स की स्ट्रेंथ थी वो 30,000 के करीब थी, और जो घायल हुए 1628। कैप्टन विक्रम बत्रा मेरे फेवरेट, सारे फेवरेट है वैसे, लेकिन जो लेफ्टिनेंट मनोज पांडे है ना, मतलब मैं उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करता हूँ। एक तो यही बगल सीतापुर के हैं, योगेंद्र यादव ग्रेनेडियर, कमाल, बैटल ऑफ तोलोलिंग, टाइगर हिल। बात करेंगे एक एक चीज। तो शुरू करें कारगिल से शुरू करते हैं। 1999 मैं पूरी कहानी बताता हूं। 2-3 किताबें मैंने पढ़ी है, हरिंदर बवेजा की अच्छी किताब है एक, ठीक है ना। तो क्या है कि शुरुआत होती है 1998 से, 1998 से, अक्टूबर 1998। देखिए 1984 से वैसे शुरुआत होती है, 1984 से शुरुआत हुई। 1984 में क्या हुआ? 1984 में हमने सियाचिन पर कब्जा कर लिया। सियाचिन हमारे पास आके हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया, और उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन राजीव से बाना टॉप पे भी, वो जो ये मतलब दोबारा जब पाकिस्तान की फौज आई तो सियाचिन के उधर साइड एक टॉप पे उन्होंने कब्जा किया था, उसको भी हमने भगा दिया। जिन्ना टॉप रखा था खत्म। तो यहाँ पे भैया जो बाना सिंह थे, उन्होंने छलांग लगाई, और मतलब गजब ही वो हीरोइक कहानी है, ठीक है। उस समय ब्रिगेडियर मुशर्रफ को मुंह की खानी पड़ी थी। तब कारगिल का पहला प्लान जनरल जिया उल हक को बताया था मुशर्रफ ने।
लेकिन जनरल जियाउल हक को बहुत मार पड़ी थी, बोला कि भैया माफ करो, तुम अपने रास्ते नापो, वैसे ही बहुत बेइज्जती होगी और हम बेइज्जती नहीं सहेंगे, कोई प्लान वैन नहीं, भागे यहाँ से भाग। ठीक है, तो सियाचिन हमारे पास आ गया। अब क्या हुआ, ये बड़ी बेइज्जती है। आप समझ रहे हो कि जहां पे ऑलरेडी आर्मी थी उनकी, उनको भगा दिया हमने, बहुत बेइज्जती है ये। अब 1998 से मुशर्रफ को ये ना दर्द था उनकी, उसने अपनी किताब लाइन ऑफ फायर में लिखा भी है, इसको एक दर्द था ये, यहां पे इसके ठेस लगी थी कि यार ये क्या हो गया। तो मुशर्रफ ना बड़ा दर्द से करार था, बोला कि बेटा बदला तो लूंगा मैं। नवाज शरीफ आया प्रधानमंत्री। अब जब नवाज शरीफ आया तो क्या हुआ कि वो जब भी नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बना है तो एक सॉफ्ट रुख भारत की तरफ अख्तियार किया, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि वहां का मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अलग है और जो आर्मी है वो अलग है। ठीक है ना, बिल्कुल अलग है। वहां पे आर्मी ही सारी चीजें जो हैं वो कंट्रोल करती हैं। ठीक है ना, तो ऑपरेशन कोहे पहमा इसको अंजाम दिया गया। अब इसमें क्या था, अक्टूबर 1998 आते आते जो मुशर्रफ है वो ये प्लान बना रहे थे कि किस तरीके से कश्मीर हमारे पास आए, और यहां पे जो कहते हैं ना कि गैंग ऑफ फोर जिनको बोला जाता, द बिग फोर जिनकी चलती थी, जनरल अजीज, जावेद, मुशर्रफ और एक और थे जनरल महमूद, ये चार, ऊपर से डीजीएमओ तौकीर जिया, उनको बुलाया गया, बारे में बताया गया कि ये करना है। लेकिन अभी तक देखिए, सिर्फ अभी तक ये था कि सप्लाई लाइन काटनी है, कारगिल का भी कोई जिक्र नहीं आया। लेकिन क्या हुआ कि यहां पे जब जनरल महमूद जो हैं वो अक्टूबर में थोड़ा सा आगे गए, ठीक है ना, अक्टूबर के नवंबर आ गया तो वो थोड़ा सा आगे गए और आगे गए, उनको चौकियां दिखी भारत की, और आगे गए तो चौकियों पे कोई नहीं था। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे सर्दियों में बहुत बर्फ पड़ती है, तो क्या होता है कि सेना, ये भारत और पाकिस्तान कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि इतनी बर्फ में तो कोई सर्वाइव कर नहीं पाएगा, तो भारत और पाकिस्तान दोनों की सेना पीछे हट जाती है। ठीक है ना, ये कहता है ना कि एक अनकहा क्लॉज है, अनकहा एग्रीमेंट है। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि अरे इसका तो हम फायदा उठा सकते हैं, इसी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल अजीज, जावेद, सब ने क्या किया, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अपनी फौज को, मुजाहिदीन को, सबको मोबिलाइज किया। ध्यान दीजिएगा, इस समय तालिबान का साथ था। ठीक है ना, तालिबान जो है वो पाकिस्तान को फुल ऑन सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो मुजाहिदीन, और ये बोला कि भैया देखो हमारी फौज जाएगी वहां पे मुजाहिदीन के फॉर्म में जाएगी, तो जाओ, ठीक है, बढ़िया है। जनवरी में भाई मीटिंग होती है, सब कुछ हो गया, फौज जो है पाकिस्तान की वो ऊपर तक चली गई, जो कारगिल का पूरा इलाका है, द्रास, बटालिक, मशको, काक्सर, सब जगह, ये पूरा कारगिल में आता है। NH-1A को काटना था। NH-1A गया तो आपको पता है कि आपको बनिहाल टनल, अगर आप कश्मीर जा रहे हैं और अगर आप ले जा रहे हैं तो NH-1A मतलब लद्दाख के लिए, ठीक है ना, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, और जोजिला, इनको काटना था। यानी कि कश्मीर का रास्ता काटो, लद्दाख से रास्ता काटो, और NH-1A काट दो तो श्रीनगर से लेके जा ही नहीं पाओगे, और NH-1A यही कारगिल, तो बेसिकली मेन हाईवे को काटने की कोशिश थी कि सप्लाई लाइन काट दे। अब देखिए क्या होता है, जनवरी आया, जनवरी जब आया तो यहां पे जो मुशर्रफ है मीटिंग बुलाई, चारों लोग आए, तो जनरल मुशर्रफ ने बोला कि भैया अगर प्लान असफल हुआ तो क्या करेंगे। तब यहां पे जनरल अजीज बोले मेरी गर्दन हाजिर होगी। महमूद बोले आपकी क्यों, मेरी गर्दन। मुशर्रफ बोले किसी की गर्दन नहीं कटेगी, मेरी गर्दन कटेगी। अब देखिए, इतने ही समय यहां पे नवाज शरीफ को बुलाया गया, नवाज शरीफ को बैठा के एक पूरी प्रेजेंटेशन दिखाई गई। ठीक है, बताया गया कि हम तीन, ये जो हमारा प्लान है वो 6 फेजेस में है। सिंपल सा प्लान है कि हम क्या करेंगे कि जम्मू और लद्दाख रीजन में इंसर्जेंसी करवाएंगे और कारगिल पे हम कंट्रोल करेंगे। अब क्या होगा कि कश्मीर से भारत की फौज जो है वो इधर जम्मू और लद्दाख पे चली जाएगी, तब हम कश्मीर पे घुसेंगे, कश्मीर को अपना कर लेंगे, और उसके बाद भारत गिड़गिड़ाते हुए आएगा घुटनों पे। और सोचिए कि आप ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, ऐसे गजब प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने कश्मीर वापस लिया, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। नवाज शरीफ खुश, हवाई बातों से, तारीफ है भैया, बहुत खुश, कहते वाह। तो नवाज शरीफ कहते कब तक पाकिस्तान का झंडा फहरा दोगे। बोले बस 3-4 महीने की बात है, पूरा कश्मीर हमारा, पूरा जम्मू हमारा। उसके बाद जब ये टेबल पे आएंगे हम तगड़े से नेगोशिएट करेंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे भारतीय आर्मी की। ये समझे ही नहीं, इतनी बार लात खाने के बाद फिर भी नहीं समझे, कोई बात नहीं। अब क्या होता है देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी आ गए थे, वो प्रधानमंत्री बन गए थे। यहां पे नवाज शरीफ जब वापस लौट रहे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो रिटायर्ड जनरल इफ्तिकार दौड़ते दौड़ते
नवाज शरीफ के पास गए। नवाज शरीफ की गाड़ी के पीछे उनकी गाड़ी थी। जब वो अपनी घर के लिफ्ट में गए, इत्तिकार उनके पीछे दौड़े और बोला नवाज शरीफ को कि सर आपको पता है क्या हुआ है? बोला क्या हुआ है? बोला कि यहां बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? सुनिए, ये प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है, जो फौज है वो बॉर्डर पार कर चुकी है। नवाज शरीफ के पैरों से जमीन निकल गई। कहता है कि हमने इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन किया है और सबसे बड़ी बात, आपसे घंटा परमिशन ली गई, आपको जूती पे रखा गया, आर्मी ने आपसे परमिशन नहीं ली। नवाज शरीफ की सांसें फूल गई। अगले दिन कैबिनेट मीटिंग बुलाई, बोला कि बताइए ऐसा ऐसा हो गया है। फिर परवेज मुशर्रफ को बुलाया। इसमें परवेज मुशर्रफ, सलाहकार जो यहाँ पे इफ्तिकार, जिन्होंने बताया था नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ, तीनों लोग थे। तो नवाज शरीफ जो हैं वो जनरल मुशर्रफ को डांटते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है क्या कि तुमने मार भी भेज दी है और तुम एलओसी पार कर गए हो। तुम तो कहते पीछे ही रहेंगे हम और उस हिसाब से करेंगे और बाद में पार करेंगे, तो ये तो ऑलरेडी हो गया है और तुमने मेरी परमिशन भी नहीं ली। तो परवेज मुशर्रफ ने बोला कि आपने बिल्कुल सही सुना है, हमारी सेना जो है वो एलओसी पार कर गई है और कारगिल में है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। अगर आप कहें तो मैं सबको वापस बुला लेता हूँ, है ना। हम सब आपकी ही उससे के किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ को अच्छा लगा कि भाई देखिए मेरी बात सुनी जा रही है कि अगर आप कहें तो मैं वापस। तो नवाज शरीफ को इफ्तिकार को डांटते हुए बोला कि देखा, गलत बोल रहे थे तुम। एनीवे, ये नवाज शरीफ की बहुत बड़ी चूक थी। अब देखिए क्या होता है कि फरवरी 1999, 14 फरवरी, वाह, पूरा प्लान हो गया है। भारतीय फौज, जो पाकिस्तानी फौज है वो कारगिल पे आ गई है। अटल बिहारी वाजपेयी पूरी बस लेकर जाते हैं कहां पे? पाकिस्तान। अब यहां पे देखने वाली बात थी, अटल बिहारी वाजपेयी पाकीज़ा मुगल आजम की सीडी ले गए, बड़े प्यार बरसाया, है ना। बहुत सारे लोग, शत्रुघ्न सिन्हा, देवानंद, दिलीप कुमार, एवरीवन वाज देयर, जसवंत सिंह, सब कुछ ले गए भैया। अब वहां पे नवाज शरीफ आए और उनकी पूरी कैबिनेट नवाज शरीफ की। लेकिन परवेज मुशर्रफ कहीं नहीं थे। थल सेना, नौसेना, वायुसेना, कोई भी मौजूद वहां पे नहीं था। इनफैक्ट जब जनरल परवेज मुशर्रफ मिले भी तो अपनी रेगुलर यूनिफॉर्म में मिले। ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि बेटा बहुत बड़ी गड़बड़ है, बट अटल बिहारी वाजपेयी इसको समझ नहीं पाए। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे प्रेम का संदेश, और नवाज शरीफ को एक एक बात पता थी, है ना। ऐसा नहीं नवाज शरीफ बहुत अनजान थे, सब पता था उनको। अब क्या वो वापस आए? उसके बाद हम ये देखते हैं कि मार्च और अप्रैल आते आते पाकिस्तानियों ने अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग कर ली थी और वो पहाड़ी के ऊपर थे। अब पहाड़ी के ऊपर ऐसे थे कि आप यहां पे एडवांटेज रहता है, मतलब अगर एक बंदा, एक सोल्जर पहाड़ी के ऊपर है ना, तो आप 9 सैनिक आपको चाहिए, लेकिन यहां 1:27 रेशियो था, मतलब 27 सैनिक आपको चाहिए ऊपर मारने के लिए। बड़ा मुश्किल था। अब क्या हुआ? कहानी आगे बढ़ती है। मई क्या, अप्रैल लास्ट में ताशी, जो यहां चरवाहे हैं, वो थोड़ा आगे निकल गए और उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है वो बंकर्स बना रहे हैं पठानी सूट में। पहली बार देखा था। उन्होंने आके भारत को बताया, मतलब आर्मी को बताया। अब आर्मी ने बोला अरे, लेकिन लगा कि कुछ छोटी मोटी घुसपैठ हुई होगी। अब कैप्टन सौरभ कालिया, जो अभी भी, इनफैक्ट लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, जो अभी भी आप ये समझिए उनके पिताजी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और अभी भी उनको इंसाफ नहीं मिला। तो सौरभ कालिया को भेजा गया उनकी टीम के साथ। और जब सौरभ कालिया गए 14 मई को, हैवी फायर, उधर से गोलियां बरसनी शुरू हो गई। सौरभ कालिया और 4 लोग और सोल्जर्स को बंदी बना लिया। अब सौरभ कालिया ने अपनी मां से बोला था, ब्लैंक चेक दे के आए थे वो, और बोला कि मैं पहली सैलरी मिली भी नहीं थी कि सौरभ कालिया को बंदी बना लिया था। और सौरभ कालिया वहां पे जब उनकी बॉडी वापस आई, तो मैं वही बता रहा हूं, पाकिस्तान ने सौरभ कालिया की आंखें निकाली थी, कान काट दिए थे, नाखून उखाड़ दिए थे, दांत उखाड़ दिए थे, उनका प्राइवेट पार्ट काट दिया था, उनको छील दिया था, आपको पता है। और उस टुकड़े टुकड़े करके उनकी बॉडी को भारत को गिफ्ट किया था, क्योंकि लो, जब भारत ने उनकी बॉडी देखी ना और जब पोस्टमार्टम हुआ तो ऊपर से नीचे तक आग लग गई थी। भारत ने कहा कि साले तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब देखिए, एयरफोर्स को लाया गया, लेकिन शुरुआत के 1 महीने इंडियन फौज को, इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा, इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। एक बहुत बड़ा इसका रीजन ये है कि हमारे फॉल्टी इक्विपमेंट, और ये सरकार को अभी भी सोचना चाहिए। ऑपरेशन पराक्रम 2001,
527 यहां पे हमारी फौजी वीर गति को प्राप्त हुए। कैसे वहां पे 1000 से ऊपर मर गए, कैसे वो हो गया? फॉल्टी इक्विपमेंट। आप समझ रहे हैं? फॉल्टी इक्विपमेंट के चलते कभी प्लेन बंद हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो ये एक चीज है जो, हालांकि अब तो आर्मी काफी मॉडर्नाइज कर रही है, लेकिन उस समय क्या हुआ कि हाइना को यहाँ पे स्क्वाड्रन 9 को ये बोला गया कि इनको, इनके बंकर्स को खत्म करो, जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अजय आहूजा और नचिकेता जो है वो अपनी उड़ान बढ़े, और बाकी और भी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नचिकेता हैं उनके प्लेन में खराबी आ गई, उनको इजेक्ट करना पड़ा, पाकिस्तान ने पकड़ लिया। अब क्या हुआ कि अजय आहूजा जब नचिकेता को ढूंढते ढूंढते गए, उन्होंने भी इजेक्ट कर लिया और उनको भी ऐसे ही यातना दी गई जैसे सौरभ कालिया को। लेकिन तब तक ये खबर आ गई थी कि एक प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी कि जो भारत का एक सैनिक है वो पाकिस्तान के पास में, उनके ऊपर प्रेशर डाला तो नचिकेता को छोड़ा गया। हालांकि यहाँ पे एक जो इंडियन एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो वो है मेन डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, उनका नाम भूल गया, तौसीफ करके नाम था उनका शायद, उन्होंने नचिकेता को, जब वो आए नचिकेता को मार रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया नचिकेता के साथ। उन्होंने बोला हमारे बीच में बहुत चीज़ें कॉमन थी। मैंने पूछा नचिकेता से कि आप क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी पे था और अपनी बहन की शादी के में गया होता, सेम चीज़ मेरे साथ भी थी। तो यहाँ पे छोड़ दिया गया, बोला कि काफ़ी यादगार लम्हे थे वो, हमने काफ़ी बातचीत की, ये हुआ। अब ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया, पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट बंकर्स उड़ा दिए। अब बारी थी इंडियन आर्मी की। यहां से शुरू होता है ऐसी वीर गाथा जो शायद ही, मतलब कहता ना कि हजारों सालों में एक बार ऐसी वीर गाथाएं सुनने को मिलती हैं। अमेरिका अगर हमें मदद करता ना तो हम ये वॉर आसानी से जीत जाते, लेकिन अमेरिका ने धोखा दिया। अमेरिका ने हमको जीपीएस देने से मना कर दिया। अगर जीपीएस देता तो आसानी से पिन पॉइंट मारते, खेल खत्म। इजराइल ने हमारी मदद की, आप समझ रहे हो? तभी इजराइल को हम नहीं छोड़ सकते भाई, इजराइल और रशिया को, उसने हमारी मदद की है, इजराइल ने हमारी मदद की। अब उसके बाद इंडियन आर्मी ने ऑफेंस शुरू किया। कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, योगेंद्र यादव और बहुत सारे हमारे वीर योद्धा नीचे से ऊपर गए, पहले तोलोलिंग को कब्जे में किया और इनको बहुत मारा। इतनी खतरनाक शेलिंग की, मतलब आप ये समझिए हैंड टू हैंड फाइट हुई थी। हैंड टू हैंड फाइट में गिरा गिरा के मारा और एक एक करके पीक अपने कब्जे में लेते गए। जुलाई आते आते हालत पाकिस्तान की बहुत पतली हो गई थी, ठीक है। अमेरिका ने धर के गरी आया, नवाज शरीफ गए बिल क्लिंटन से मिलने, धर के गरी आया कि भाई चल निकल, है ना। 26 जुलाई आते आते भारतीय आर्मी ने जो जो सेक्टर्स थे उन पे हमारा तिरंगा फैला दिया और देयर वाज नो लुकिंग बैक। नो डाउट हमने बहुत अपने शानदार अफसरों को इसमें खोया, लेकिन भारत ने ये वॉर जीत लिया और एक यादगार वॉर बन गया। उसके बाद पाकिस्तान को भी ये सबक मिला, कुछ होना नहीं है। नवाज शरीफ बहुत बहुत बेइज्जत होकर, परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ को मार देते, उन्होंने पूरा प्लान था कि इसको फांसी पे लटका दूंगा साले को। सऊदी अरब ने इंटरवीन किया, बच गए, वरना मर जाते परवेज, ये नवाज शरीफ भागे वो रातों रात। परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया और उसके बाद फिर अब आप, अजीब बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद इतने बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं और हम भाई इंडियन क्रिकेट टीम को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, और बहुत सही डिसीजन है। क्यों जाए? इधर आप हमले कर रहे हो और उधर आप सोच रहे हो कि हम आपसे क्रिकेट खेले, आपको पैसा दे, पहले रोको। सही यही है। तो ये पूरा का पूरा जो है ऑपरेशन विजय एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं। तो आप ये समझिए कि बहुत बड़ा धोखा मिला था, समझ रहे, भारत को बहुत बड़ा धोखा मिला था पाकिस्तान के साथ, क्योंकि यहां जो रावलपिंडी कॉर्प्स है और जो कमांडर नॉर्दर्न एरियाज, इन सबको बोल दिया था कि निकलो। और आप समझिए कि ऐसा नहीं कि जब नवाज शरीफ से पहली बार पीएम वाजपेयी ने बात की, बहुत खरी खोटी सुनाई और बोला कि इधर आपने हमारे साथ हमारे पीठ पे खंजर भोंका है। बोला कि अब आपसे एक और शख्स बात करेंगे। उस समय दिलीप कुमार ने बात की, कहना कि आप ये जो कर रहे हैं ना बहुत गलत हो, आपकी वजह से हजारों मुसलमानों का निकलना जो है भारत में दूभर हो जाएगा। ये आपने, नवाज शरीफ एकदम बोलती कांप गई, पूरा ऊपर से नीचे तक शरीर कांप गया कि मैंने क्या कर दिया। तब उनको गलती का एहसास हुआ, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। अब आपको बता दूं कि जनरल मुशर्रफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, यही जनरल अजीज जो है, 26 मई 29 मई को बहुत सारी इन्होंने ऐसी बातें बोली और ऐसे प्लान्स बनाए जो बहुत गलत था। इंटरसेप्ट रावलपिंडी, अब देखिए क्या बोला, आतंकवादियों को और मुजाहिदीन को बोला कि आप ये जो ऑपरेशन सफेद सागर था
इंडियन एयरफोर्स का जो MI-17 हेलीकॉप्टर था, द्रास पे जो उड़ रहा था, उसको मारते रहिए भाई। स्टिंगर मिसाइल लगी थी, अब कहां आतंकवादी के पास स्टिंगर मिसाइल आ जाएगी? यही मुजाहिदीन, मैंने बताया ना, इसमें अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। आज पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। आप ये समझिए कि उस समय भी अगर हम हमला करते तो खत्म, क्योंकि आज तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ है। आप समझ रहे हो, हर रोज पाकिस्तान के सोल्जर्स मर रहे हैं। तो वही है कि सीधा सीधा यहां पे इनको ऑपरेशन मेघदूत से जो हमको बेइज्जती हुई है वो करे। लेकिन आप ये समझिए कि वेस्ट चुप था। क्यों? उस समय वेस्ट जो था वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था अफगानिस्तान की वजह से। तालिबान अफगानिस्तान में आ गया था और तालिबान जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में था, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा था। तो अमेरिका को यही लगा कि अगर हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान का तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और बता रहे हैं इजराइल भले ही अमेरिका के साथ, लेकिन उस समय उलट जाके उसने भारत की मदद की थी। अगर अमेरिका मदद करता, सिर्फ GPS की जरूरत थी, तो ये वॉर 5-6 दिन में ही खत्म हो जाता। बोफोर्स बहुत मारा था उस समय, बोफोर्स ने ऐसी की तैसी बहुत बुरी हालत कर दी थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद फिर वही बिल क्लिंटन ने PM नवाज शरीफ को बहुत गरियाया, बोला कि हटाओ अपनी पाकिस्तान। 4 जुलाई को जो मीटिंग हुई ना, नवाज शरीफ के मुंह पे हवाइयां उड़ गई थी, समझ रहे हो, और नवाज शरीफ को इसकी कीमत तख्ता पलट से चुकानी पड़ी थी। लेकिन दोस्तों अब यहीं पे चीज, ये तो कारगिल की बात हो गई। उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही दिन बाद 25 दिसंबर 1999 में IC-814 इस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। कुछ लोगों को पाकिस्तान में प्रेम उमड़ता है, मैं बता तो रहा हूं, उनको बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, पैंट गीली ना हो गई ना तो फिर बाद में बात करिएगा। पाकिस्तान के साथ हमने इतनी बार रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन आप समझिए कि वो कभी रिश्ते नहीं सुधारेगा, क्योंकि उसके नैरेटिव में फिट नहीं होता है। पाकिस्तान और भारत के रिश्ते तभी सुधरेंगे या तो जब पाकिस्तान बढ़ जाए, जैसे बांग्लादेश अलग हो गया तो हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, या फिर वहां पे आर्मी ही खत्म हो जाए, तब होगा ऐसा। क्योंकि आर्मी को पैसा, वहां उनकी आर्मी बिकती है, आप बोली लगाइए, और इतना पैसा है उनके पास, इतना पैसा आ रहा है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत और हमारे रिलेशन अच्छे हों, ठीक है, क्योंकि उनका नेगेटिव ही नहीं है वो। तभी कश्मीर में आप देख रहे हैं दिक्कत सबसे ज्यादा पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। अब यहां पे मसूद अजहर को भाई 25 दिसंबर 1999 को जैश ने हाईजैक कर लिया प्लेन को, मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा। होस्टेज स्वैप डील हुई थी, हालांकि एक मोमेंट ऐसा था जब हम कमांडो ऑपरेशन कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया, राइट। तो अब उसके बाद जैश ने, जैसे ही मसूद अजहर को छोड़ा, जैश ए मोहम्मद ने बहुत सारे हमले किए। इस मसूद अजहर ने फिर भारत की नाक पे दम कर दिया। सबसे पहले तो यहां कश्मीर असेंबली में 1 अक्टूबर 2001 में मुजाहिदीन अटैक, फिदाइन अटैक, यहां पे सुसाइड बॉम्बिंग की। अब लेकिन द मोस्ट खतरनाक 13 दिसंबर 2001 को जब इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ, भारत की जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ ना, ये एक बहुत ही खतरनाक था। और उसके बाद भारत ने बोला अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम नहीं रुकेंगे। तो 5 लोगों ने, ग्रुप ऑफ 5 आर्म्ड, मैंने इसकी पूरी बताया कि कैसे कैसे हुआ था। ये घुस गए थे गेट 12 पे। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अफजल गुरु, जिसका अब देखिए कुछ लोग अफजल गुरु को भी मतलब अपना क्या ही बताए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कुछ इस तरीके से काम रहता है। तो अगर आप देखो तो यहां पे इन लोगों को, कुछ लोग जो है वो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, और बल्कि पूरे सबूत थे। जो सजा हुई है वो सबूतों के साथ हुई है। शौकत हुसैन और बाकी कॉलेज प्रोफेसर, ये सब कौन थे? आधे थे सादत लोग यही। तो 2004 जो है हाई कोर्ट ने फिर उसके बाद जो कन्विक्शन है वो टर्न किया, और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। अफजल गुरु को जो है मर्सी पिटीशन को फांसी की सजा हुई। होम मिनिस्ट्री ने बोला कि मर्सी पिटीशन नहीं, और फाइनली जो है इसको डेथ सेंटेंस मिला, राइट। ये चीज है। तो ये पूरा का पूरा ये आप देख लीजिएगा, इसको मैंने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में कैसे पार्लियामेंट का अटैक हुआ ये सब मैंने कवर किया है, ओके। तो ये चीज है। अब उसके बाद जब 13 दिसंबर को अटैक हुआ, 4 दिन बाद भारत ने बोला बहुत हुआ सम्मान, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। अब तक का सबसे बड़ा ट्रूप्स मोबिलाइजेशन ऑपरेशन पराक्रम हमने लॉन्च किया। ऑपरेशन पराक्रम में 10 लाख, लगभग वैसे 8 लाख संख्या, लेकिन 8 से 10 लाख भारतीय सैनिकों को मोबिलाइज किया गया। अब यह भारत से दिक्कत कहीं ना कहीं चूक हुई। कैसे चूक हुई? पहली बात, भारत ने मोबिलाइज तो किया, लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई कि बहुत ही कम समय मिला। जब सैम मानेकशॉ से पूछा गया था तो उन्होंने साफ मना किया था कि अभी मोबिलाइजेशन में टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि दिमाग बहुत खराब था, पाकिस्तान को सबक सिखाना था, तो यहां पे यही बोला गया कि इनको मोबिलाइज करो।
ठीक है ना। तो ये चीज है। अब क्या हुआ कि यहां पे जब मोबिलाइजेशन हुआ, आप एक चीज समझिए कि उस समय भारतीय सैनिकों की बहुत ज्यादा जान गई, काफी लोग 1000 से ऊपर। और पता है कि फॉल्टी इक्विपमेंट, कहीं माइन बिछाने में कोई दिक्कत हो गई, कहीं आने में कोई दिक्कत हो गई, ये दिक्कत। वॉर हुआ ही नहीं, वॉर हुआ ही नहीं, ऑपरेशन पराक्रम में वॉर नहीं हुआ। बिना वॉर के हमारे, तब उस समय पता चला कि बहुत सारे हमारी आर्मी में भी जो इक्विपमेंट्स की दिक्कतें हैं, और ये हमको समझना चाहिए। अमेरिका, अब देखिए, अमेरिका अब तक मस्त, अमेरिका बोल रहा है ठीक है ये यार क्या फर्क पड़ता, लेकिन तब तक 9/11 हो गया था। 9/11 ट्विन टावर पे लेकर घुस गए। ये अमेरिका बहुत सपोर्ट करता था पाकिस्तान को, लेकिन उसके बाद जो अमेरिका पे हमला हुआ तब अमेरिका जागा, और अमेरिका को यह पता चला कि ये किसी के साथ नहीं है आतंकवादी, और भारत बोल बोल के थक गया था। उस समय क्या था कि जो पाकिस्तान काफी ज्यादा अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। अमेरिका ने बोला कि सुनो, इन जिहादिस्ट और ओसामा बिन लादेन के खिलाफ एक्शन लो, हम कुछ भी नहीं समझते। औकात थी पाकिस्तान के एक्शन लेने की, इन्हीं मुजाहिदीन के पूरे सपोर्ट से पाकिस्तान तो बना है। अब उसके बाद क्या हुआ कि नहीं लिया एक्शन पाकिस्तान, ये अमेरिका ने बोला कि बस हम लेंगे। फिर उसके बाद पूरी की पूरी अमेरिकन फौज जो है वो घुस गई अफगानिस्तान में, वॉर ऑन टेरर। अब एक और लश्कर तैयबा जो है, इसने कालूचक 14 मई को इंडियन आर्मी बेस पे अटैक किया। अब अगेन 2002 में यह अटैक था। जब यह अटैक हुआ दोस्तों, हमारे सैनिक जो है, कुछ लोग, कुछ विक्टिम्स जो हैं वो इनके पास आ गए, छील दिया था यहां जो जिहादिस्ट थे। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी ने दोबारा से यहां पे हमला किया, ऐसी की तैसी कर दी। आप समझ सकते हो, जब जब ऐसा कुछ हुआ है भारत ने बहुत भयानक सबक सिखाया है। ऑपरेशन पराक्रम की बात करें तो भाई दिसंबर 2001 से लेकर जून 2002 तक यहां पे ये सब ऑपरेशन पराक्रम के तहत ही था। बट वही कह रहे हैं 8 लाख सोल्जर्स तैनात है, बट 798 हमारे भारतीय सोल्जर्स जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ। और इसमें कोई ये समझिए कि इट्स वॉर ही नहीं हुई, वॉर के बिना कि वही फॉल्टी इक्विपमेंट्स और बाकी चीजों की वजह से, लेकिन एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री हमको देखने को मिली, और डिप्लोमेटिक डिविडेंड भी यहां पे हुआ। 2004 में परवेज मुशर्रफ ने बोला कि भाई अब हम आतंकवाद भारत में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली इसका रीजन ये भी था कि भारत ने तब तक बहुत मारा था, ठीक है ना। अब उस समय याद होगा कि 2003 से लेकर 2008 5 साल काफी ठीक रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में अटैक नहीं हो रहा है। भाई 2006 में अटैक हुआ धीमे, 2008 में तो सबसे बड़ा अटैक हुआ। ये हिसाब किताब देखने को यहां पे मिला। तो जो इंडियन मुजाहिदीन ग्रुप है उसने बहुत सारे लोगों पे हमला किया 2005 से लेकर 2013 तक, लेकिन 26 नवंबर 2008 को जो हमला हुआ वो तो लास्ट नेल इन कॉफिन था। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये जो आतंकवादी यहां पे आए, होटल पे हमला किया इन्होंने, स्टेशन पे हमला किया, तो ये तो आखिरी बार थी। अब उसके बाद पाकिस्तान पे फिर एनआईए बनाई गई और चुन चुन के आतंकवादियों को मारा गया। कश्मीर में इंडियन आर्मी चुन चुन के आतंकवादियों को मारा, बहुत मारा, कमर तोड़ दी, ठीक है ना। अब 2011 में घुस के अमेरिका ने घुस के ओसामा बिन लादेन को मारा। पाकिस्तान के मिलिट्री एरिया में एबोटाबाद में जो लादेन है वो रह रहा था। अभी तक पाकिस्तान, वही कह रहे ना, अमेरिका को लगता था कि बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अब पूरी तरीके से ये पक्का हो गया कि किस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के पीछे काम कर रहा है। ये उन लोगों को शरण दे रहा है जो अमेरिका के लिए दुश्मन है, ठीक है ना। अब उसके बाद चीजें बेटर रही, लेकिन फिर 2016 में पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ, ठीक है ना। पठानकोट एयरबेस पे हमला जो हुआ, फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, घुस के मारा, समझ रहे हैं, घुस के मारा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो पुलवामा अटैक हुआ वो एक ऐसा अटैक था ना जो 2019 में, वो बहुत बड़ा अटैक था, वो जैश ने किया। फिर ऐसा हुआ ना कि भारत ने बोला कि चलो अब तुमको बेटा बहुत मानेंगे। और अब तक हमारी फौज, भाई समझिए कि जब ऐसे ही हम अपनी 60% कैपेबिलिटी से जब युद्ध लड़ते हैं तब पाकिस्तान हार जाता है। 100% कैपेबिलिटी से लड़ेंगे तो पूरा पाकिस्तानी हमारा, अब भारत ने बोला इसी की तैसी कर देंगे। तो यहाँ पे इमरान खान की हालत खराब हो गई थी। इमरान खान, मतलब इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो कांपते हुए आए थे कि भैया कुछ करिए। इमरान खान ने रातों रात फोन किया था, नरेंद्र मोदी किधर है, उनसे बात करवाइए। नहीं मिले तो फिर अगले दिन उन्होंने अभिनंदन को छोड़ दिया, वरना बच गए। ये हालात थे, ठीक है ना। तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फिर जो बालाकोट में भी ये स्ट्राइक की, यहाँ पे जो अभिनंदन है,
उन्होंने इजेक्ट किया। लेकिन यहां पे वही कह रहे हैं ना कि फॉल्टी जो हमारे इंजन है ना, उनकी बहुत बड़ी दिक्कत रही है। एक्चुअल में धोखा यहां पे इन इक्विपमेंट्स ने दिया है। अगर ये सही से काम करते तो बहुत अच्छा रहता। तो भारत, उरी और पुलवामा, ये जो 2 हमले हुए ना, बोला कि बस, उसके बाद बहुत मारा। फिर 2 साल में मतलब आप ये समझिए कि पोस्ट पे पोस्ट, मतलब कमर तोड़ के रख दी पाकिस्तान की, ठीक है। और फिर पाकिस्तान को रियलाइज हो कि अगर अब हम ज्यादा कुछ करते हैं तो हम बचेंगे नहीं। बहुत मारा पाकिस्तान को, ठीक है। फिर 2021 से पाकिस्तान ने सीज फायर साइन किया। अभी अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान के हर एक क्षेत्र में इंसर्जेंसी है। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह आतंकवादी पाकिस्तान को ही मार रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के घर में घुस के, अब नहीं पता रॉ कर रही है कौन कर रहा है, लेकिन वहां पे एक एक आतंकवादियों को कायदे से पेला जा रहा है। तो ये है पाकिस्तान की औकात। जब जब हमसे लड़ोगे तब तक तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।